Hello dear student, this is Vipin here. Once again welcome to everyone on our channel Learnopedia. ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि हम आपके लिए लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो सोशल साइंस के लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल लर्नोपीडिया के साथ बने हुए हैं तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, दिसंबर लास्ट तक हम सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस कवर कर लेंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, या जो डेट्स का इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर, काफी कुछ आपको इस चैनल से मिलेगा जो कि आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स आपके केवल दो हैं। एक टॉपिक आपका है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, और जो कस्टम यूनियन था 1834 में, जिसे ज़ोल्वरीन भी कहा जाता था, उसके बारे में। यही दो टॉपिक्स आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका 6th पार्ट है, या आप कह सकते हैं 6th सीरीज है आपके क्लास 10th का जो हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, और 5 पार्ट्स में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स के डाउट और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन पार्ट्स को देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे पार्ट्स आपके वीडियोस के सीक्वेंस में हैं। ठीक, तो अगर एक भी वीडियो आप मिस करेंगे तो फिर वो आपके लिए कम अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक, तो सीक्वेंस वाइज देखिएगा, तभी आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे पॉइंट्स को रिलेट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे केवल 2 टॉपिक, एंड दीज 2 टॉपिक्स आर, द फर्स्ट वन इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, एंड द सेकंड वन इज कस्टम यूनियन, या वी कैन से दैट ज़ोल्वरीन, व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रासाद 1834। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या क्लॉजेस थे उसमें, और उसके इंट्रोड्यूस होने के पीछे रीजन क्या था। ठीक, यही चीजें। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। आप सभी को जब मैंने पहला पार्ट कवर किया था, मैंने बता दिया था कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। ठीक, नेशनलिज्म का एग्जैक्टली डिफिनेशन क्या है। ठीक, और ये नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन था, ये आया कहां से था और क्यों आया था, ये चीजें हमने कवर कर ली थी। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, नेशनलिज्म को पेट्रियोटिज्म भी कहा जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पेट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स अवर नेशन। जब हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग क्रिएट होती है जिसमें हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो वही चीज आपकी कहलाती है नेशनलिज्म। ये आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इसका एक्सप्रेशन आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, और इसलिए आया था कि जितने भी यूरोप में जितने भी स्टेट्स हैं, सभी मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करें, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से डिमोलिश करें और एक नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करें। ठीक, तो आई होप आपको ये फिर से समझ में आ गया हो। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है लिबरल। अभी पार्ट 5th जब मैंने कवर किया था तो मैंने आपको 2 आइडियोलॉजीज के बारे में बताया था, एक कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी, एक लिबरल आइडियोलॉजी। आप ये कह सकते हो कि जो पूरा का पूरी की पूरी लड़ाई थी, या ये पूरा का पूरा जो रिवॉल्यूशन था, ये 2 विचारधाराओं के बीच में था। एक कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के बीच में था और एक लिबरल आइडियोलॉजी के बीच में था। कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के लोगों ने 19th और 18th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी के लास्ट तक अपना डोमिनेशन पूरे के पूरे यूरोप में पॉलिटिकली और सोशली बनाए रखा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लिबरल आइडियोलॉजीज के लोगों ने उनको चैलेंज दिया, और लिबरल आइडियोलॉजीज के लोग ये चाहते थे कि जो ये विचारधारा के लोग हैं, ये अपनी विचार को बदलें, या तो इनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जनसंख्या में कम थे पॉपुलेशन में, और ये पॉपुलेशन में ज्यादा थे। ठीक, आप ये भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को अच्छे तरीके से। ओके, अब देखिए टॉपिक क्या, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक, लिबरल, जो ये लिबरलिज्म था, जो ये लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। तो लिबरल एक लैटिन वर्ड है, जिसका लिबरल आपके लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको आप कह सकते हो लिबर, और उसका मतलब क्या है, फ्री। आपका ये जो लिबरलिज्म है, या आप कह सकते हो लिबरल जो है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है लिबर, और इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, फ्री। ठीक, तो आपको बता दें मिडिल क्लास पीपल्स के लिए इसका मतलब दूसरा था, और मर्चेंट जो थे, जो मर्चेंट स्टेटस थे, उसके लिए इसका मतलब दूसरा था। लिबरल क्या सोचते थे, लिबरल के लिए, सॉरी, मिडिल क्लास पीपल्स के लिए लिबरल का मतलब ये था कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पे इक्वालिटी हो, किसी भी पर्सन के पास कोई भी प्रिविलेजेस राइट ना हो।
सभी इक्वल्स हो, सभी के पास राइट टू वोट हो, जितने भी राइट्स होते हैं सभी के पास सारे हो, ठीक। और मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब क्या था? मर्चेंट्स और ट्रेडर्स चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि मार्केट में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, और जो ये स्टेट ने आपके रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था गुड्स के कैपिटल्स के मूवमेंट में, ये चीजें भी खत्म हो जाए, ठीक। तो ऐसा ही जितने भी डिफरेंट क्लास के पीपल्स होते थे, सभी डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल्स के लिए लिबरल का मतलब अलग होता था, ठीक। तो ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये इतना ही बड़ा टॉपिक था। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कस्टम यूनियन, जिसको ज़ॉल्वरीन भी कहा जाता था। उनमें क्या क्या पॉइंट दिए गए थे और उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीजन था। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमने क्या कहते हैं जो लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर था, उस टॉपिक को कवर कर लिया। अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक इस पार्ट 6 वीडियो का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही भरा भरा सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक। मैंने बताया था कि इस वीडियो का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कस्टम यूनियन मींस ज़ॉल्वरीन। कस्टम यूनियन को ज़ॉल्वरीन भी कहा जाता था और ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपके 1834 में, ठीक। अब थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं, ठीक। आपका क्या कहते हैं, एक जो जर्मन जो आपका स्टेट था वो 39 अलग अलग छोटे कन्फेडरेशन में डिवाइड था, 39 स्मॉल कन्फेडरेशंस में डिवाइड था। जो आपका एक जर्मन स्टेट था वो 39 डिफरेंट कन्फेडरेशंस में डिवाइड था। तो जितने भी ये आपके 39 डिफरेंट कन्फेडरेशंस थे, सभी पर्टिकुलर इन स्मॉल स्टेट्स के अपना अलग करेंसी हुआ करती थी और अपना अलग वेट एंड मेजरिंग सिस्टम था, ठीक। फिर से याद रखना, जितने भी ये 39 जर्मन के डिफरेंट स्टेट्स थे, इन 39 जर्मन के डिफरेंट स्टेट्स का अपना अलग अलग करेंसी हुआ करता था और अपना अलग अलग क्या था, वेट एंड मेजर सिस्टम था, ठीक। तो अलग अलग करेंसी के होने से, अलग अलग वेट एंड मेजर सिस्टम के होने से जितने भी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होते थे, जब वो एक क्या कहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पास करते थे तो उन्हें ट्रेड बैरियर्स भी पे करना होता था, और करेंसीज के अलग होने के कारण, वेट एंड मेजर सिस्टम्स के अलग होने के कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती थी और उनका टाइम बहुत ही अननेसेसरी तरीके से वेस्ट हो जाता था, ठीक। तो हुआ क्या, 1839 में आपके प्रसाद, ठीक है, याद रखना कि किसने कस्टम यूनियन को स्टार्टअप दिया था, इनिशिएट किस पर्टिकुलर इन 39 कन्फेडरेशन में से एक कन्फेडरेशन आपका था प्रसा, ठीक। तो प्रसा एक ऐसा कन्फेडरेशन था जिसने इसको स्टार्टअप दिया था। उसी प्रसा कन्फेडरेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था काउंट वॉन बर्नस्टॉफ, काउंट वॉन बर्नस्टॉफ नाम था, याद रखिएगा। जो प्रसा के आपके फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था काउंट वॉन बर्नस्टॉफ, जिनको आर्किटेक्चर ऑफ कस्टम यूनियन भी कहा जाता है, इन्होंने ही ये पर्टिकुलर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि जर्मन को इकोनॉमिकली एक नेशन में मतलब इकोनॉमिकली यूनाइट किया जा सके और जितने भी आपके ट्रेडर्स के प्रॉब्लम्स हैं उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, ठीक। अब देखिए आपको फिर से बता दूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर से कस्टम यूनियन जिसको ज़ॉल्वरीन भी कहते हैं, 1834 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। किसके द्वारा? जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था वो आपके प्रसा, इन्हीं 39 कन्फेडरेशन में से एक छोटा कन्फेडरेशन था जर्मनी का जिसको कहते थे प्रसा, और इसी प्रसा कन्फेडरेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक, उनका नाम था काउंट वॉन बर्नस्टॉफ, जिनको फादर या आर्किटेक्चर ऑफ कस्टम यूनियन भी कहा जाता है। ये पर्टिकुलर सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे इनका क्या रीजन था? इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे इनका यही रीजन था कि जर्मनी जो जर्मन स्टेट है उस जर्मन स्टेट को इकोनॉमिकली बाइंड किया जाए, इकोनॉमिकली यूनाइट किया जाए और जो ट्रेडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जाए, ठीक। जैसा मैंने आपको बताया ना कि 39 के 39 कन्फेडरेशंस का अपना खुद का करेंसी था, डिफरेंट क्या कहते हैं वेट एंड मेजर सिस्टम थे। तो जब भी कोई, और ट्रेड एंड बैरियर्स भी अलग अलग स्टेट्स अलग तरीके से इंपोज करते थे, तो जब भी कोई ट्रेडर एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट्स में जाता था तो वेट एंड मेजर सिस्टम के डिफरेंट होने के कारण से, करेंसी के डिफरेंट होने के कारण से और अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्या कहते हैं ट्रेड बैरियर्स होने के कारण से उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी होती थी।
तो ट्रेडर्स के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट करने के लिए और जर्मन स्टेट को इकोनॉमिकली यूनाइट करने के लिए आपके ये काउंट वॉन बर्नस्टॉफ ने ज़ोल्वरीन को 1834 में इंट्रोड्यूस किया। ठीक, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़ोल्वरीन का इनिशिएट किसने किया था। तो इन 39 स्टेट्स, ये 39 जो स्मॉल कॉन्फेडरेशन थे, इन्हीं में से एक कॉन्फेडरेशन था आपके जर्मन का प्रसा, और उसी के फॉरेन मिनिस्टर काउंट वॉन बर्नस्टॉफ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, अब देखते हैं एक्चुअली में इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए थे, क्या क्या हुआ। ये सिस्टम आने के बाद, ये सिस्टम जब पावर में आया, जब इफेक्ट में आया, तो क्या क्या चीजें थी। देखिए, ट्रेड बैरियर्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद जो 30 करेंसी थी, नंबर ऑफ करेंसीज 39 कॉन्फेडरेशन में 30 थी, तो नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से रिड्यूस करके 2 कर दिया गया, और एक बेहतरीन रेलवे का सिस्टम, रेलवे का नेटवर्क क्रिएट किया गया ताकि ट्रेड का और अच्छी तरीके से प्रमोशन किया जा सके। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब आप ये ज़ोल्वरीन वाला टॉपिक, जब आप ये कस्टम यूनियन वाला टॉपिक कवर करेंगे, तो इसमें आपको एक छोटे से फैक्ट के बारे में जानना जरूरी है। एल, ये ईल क्या है, तो याद रखिएगा ये ईल क्या है। ये ईल मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ है। ठीक है, क्लॉथ को जिस यूनिट से मेजर किया जाता था, उसी मेजरिंग यूनिट को हम कहते थे ईल। ठीक, अब ये देखिए 39 के 39 जो कन्फेडरेशन थे, सभी कन्फेडरेशन में मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ जो ईल थी वो अलग अलग थी। जैसे कि फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर, मीन्स में 55.1 सेंटीमीटर, नुरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रिंकबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो मतलब हर एक पर्टिकुलर कॉन्फेडरेशन का अपना अलग वेट एंड मेजर सिस्टम था। ठीक, और अलग अलग वेट एंड मेजर सिस्टम होने के कारण से, अलग अलग करेंसीज के होने के कारण से, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ट्रेड बैरियर होने के कारण से ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और इतना ज्यादा इकोनॉमिकली डाइवर्सिफिकेशन भी कंट्री के लिए ठीक नहीं था। तो इसी के लिए आपके प्रसा के फॉरेन मिनिस्टर काउंट वॉन बर्नस्टॉफ ने इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि इन सभी ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जा सके और जर्मन स्टेट को इकोनॉमिकली यूनाइट किया जा सके। ठीक, एक बार फिर से याद रखिएगा, ईल क्या था, याद रखिएगा जो ये ईल था, ये आपके क्या कहते हैं मेजरिंग यूनिट थी। जो क्लॉथ हुआ करते थे उसके मेजरिंग यूनिट को ईल कहते थे। ये आपसे वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और जब ये पर्टिकुलर सिस्टम इफेक्ट में आया, जब कस्टम यूनियन 1834 में आपके पर्शिया के फॉरेन मिनिस्टर के इनिशिएटिव के द्वारा जब ये पर्टिकुलर सिस्टम आपका इफेक्ट में आया, तो इसके आने से ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया गया। नंबर ऑफ करेंसीज 30 से रिड्यूस होकर 2 हो गई, और उसके बाद एक अच्छा रेलवे का नेटवर्क क्रिएट किया गया ताकि ट्रेड का प्रमोशन हो सके और कंट्री को सॉलिड तरीके से इकोनॉमिकली यूनाइट किया जा सके। ठीक, तो आई होप आप लोगों को जो ये टॉपिक था कस्टम यूनियन ज़ोल्वरीन का, ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हों। ठीक, तो आपको बता दें, जब इस पर्टिकुलर चैप्टर का 7th सीरीज आएगा, मतलब कि 7th पार्ट आएगा, तो उसमें हम कवर करेंगे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक आपका है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 और रिवोल्यूशनरीज, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में हम बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत फिर नेपोलियन के बारे में समझेंगे, और क्या कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद जो ट्रीटी ऑफ वीना हुआ था, जो कांग्रेस ऑफ वीना हुआ था, उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए थे वो भी थोड़ा समझेंगे। और रिवोल्यूशनरीज में जोसेफी मजीनी, जोसेफी गरबाल्डी, कैमोडी कावोर, इन सभी पर्संस के बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों का ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इन वीडियोस को देखकर हेल्प मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, बी सेफ, बी केयर।